नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। यूसीसी पर संसदीय समिति की बैठक शुरू हो गई है। कमेटी के चेयरमैन सुशील मोदी ने बैठक बुलाई थी। लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया। बैठक में लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। तो यूसीसी संसदीय समिति की बैठक शुरू होगी है। कमेटी के चेयरमैन सुशील मोदी ने बैठक बुलाई थी। बैठक में लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। तो देश में समान नागरिकता संहिता कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक शुरू हो गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस बैठक में सार्वजनिक शिकायत कानून और न्याय पर राज्यसभा संसदीय स्थायी समिति 3 बजे से विचार विमर्श कर रही है। सुशील मोदी ने बताया था कि पैनल इस मामले पर हितधारकों की राय मांगेगा। तो यह बैठक शुरू हो गई है। लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया। इस बैठक में लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कमेटी के चेयरमैन सुशील मोदी ने बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता सुशील मोदी कर रहे हैं। लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट को भी इस बैठक में बुलाया गया है। तो देश में समान नागरिक संहिता कानून को लेकर यह बैठक हो रही है। संसदीय बैठक हो रही है। कमेटी के चेयरमैन सुशील मोदी ने बैठक बुलाई है। कमेटी के चेयरमैन सुशील मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। उस बैठक में लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया है। भैया अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली से आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में प्रगति मैदान में यह बैठक शुरू होगी। कई अहम मुद्दों पर यह फैसला हो सकता है। बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल की संभावना भी जताई जा रही है। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद है। यूपी के कुछ सांसद बनाए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं यूपी के कई सांसद। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है। कुछ मौजूदा मंत्रियों को भी किया जा सकता है बाहर। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रगति मैदान में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। कई अहम मुद्दों पर यह फैसला हो सकता है। इस बैठक में यूपी के कुछ सांसद बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के सामने आ रही है। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है और बैठक थोड़ी देर बाद प्रगति मैदान में शुरू होगी। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। यूपी के कुछ सांसद बनाए जा सकते हैं केंद्रीय मंत्री। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं कई सांसद। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुछ मौजूदा मंत्रियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस बैठक में कई मंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में कुछ मौजूदा मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है और कुछ मंत्रियों को शामिल भी किया जा सकता है मोदी मंत्रिमंडल में। तो यूपी के कई मंत्री शामिल हो सकते हैं। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये बैठक होने वाली है कैबिनेट की, इसके लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश में पूरा जो सियासी माहौल है वो काफ़ी गर्म है और लगातार अगर आप देखें तो सियासी पारा चढ़ता हुआ जा रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरणों को तैयार करने में लगे हुए हैं और उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसको लेकर वो अपनी रणनीति बना रहे हैं ताकि उसका फायदा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। और ठीक उसी के चलते बीजेपी भी तैयारियों में जो है पुरजोर तरीके से जुटी हुई है और तैयारियों को अंतिम रूप देने में भी लगी हुई है। और उसी के चलते अब जो जानकारी है उसके मुताबिक केंद्र में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार हो सकता है और इस विस्तार में कई नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश से भी कई सांसद ऐसे होंगे जिनको इस नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा ताकि उसका फायदा आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सके। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कमल जो है वो खिलाया जा सके। इसके अलावा इस बात को भी लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि जो पहले से मंत्रिमंडल में शामिल सदस्य हैं उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड जो है वो देखा जा रहा है और जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है उनको बाहर का रास्ता भी जो है वो दिखाया जा सकता है और उनकी जगह पर नए चेहरों को
मंत्रिमंडल के अंदर जो है वो जगह दी जाएगी। तो ये इस तरीके की जानकारी फिलहाल अभी निकल के आ रही। कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन उन नामों को कई बार देखने को मिलता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिनमें नामों को लेकर जो नाम भी सामने आते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता है, या पार्टी के अंदर क्या तैयारी चल रही है वो जानकारी बाहर नहीं निकल पाती है। लेकिन अगर कयासों की बात करें तो ऐसे कई सांसद हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा है कि उनको मोदी मंत्रिमंडल में जो है वो जगह दी जा सकती है और वो कई बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ 2024 के लिहाज से वो महत्वपूर्ण होगा। साफ तौर पर पार्टी जातिगत समीकरणों का भी विशेष तौर पर ध्यान रखेगी कि ऐसे समीकरणों को साधा जाए जो जातिगत तौर पर भी जो है वो 2024 के चुनाव के लिहाज से फिट बैठे। जिन क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पे उनका वर्चस्व कैसा है और आसपास की भी सीटों पर उनके मंत्री बनने पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो पार्टी लगातार अपनी रणनीति बना रही है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि क्या कितने दिनों में या कब मोदी मंत्रिमंडल का जो है वो विस्तार होगा, और जो विस्तार होता है तो उसमें किन चेहरों को इसमें जो है वो जगह दी जाएगी, क्या वो समीकरण होंगे जिनको लेकर पार्टी चल रही है, क्या पार्टी की रणनीति रहेगी और किस रणनीति के आधार पर किन चेहरों को जो है वो जगह दी जा रही है। और 2024 को लेकर बीजेपी ने फिलहाल अभी क्या रणनीति बनाई है, इसको भी तस्वीर थोड़ी थोड़ी जरूर जो है मंत्रिमंडल विस्तार के साथ में जो है साफ होने लगेगी कि कौन से वो जातीय समीकरण या किन समीकरणों को लेकर पार्टी चल रही है और रणनीति के उसके कौन से हिस्से हैं जिनके आधार पर वो इस तरीके का फैसला जो है वो करेगी। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश इसलिए सबसे अहम हो जाता है क्योंकि सबसे अधिक 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, और इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली की काफ़ी हद तक दशा और दिशा को उत्तर प्रदेश तय करता है। इसलिए माना जा रहा है कि कई जो चेहरे हैं उनको यूपी से तरजीह जो है वो दी जा सकती है ताकि उसका फायदा 24 के चुनाव में मिले। पार्टी हर एक सीट वाइज जो है मंथन कर रही है, हर एक सीट का विश्लेषण किया जा रहा है, उस पर पिछले कई चुनावों के नतीजों को देखा जा रहा है कि क्या नतीजे रहे हैं, क्या वहाँ पे पोर्टफोलियो रहा है और किन समीकरणों में वहाँ पर काम किया है। विशेष तौर पर उन सीटों पर बीजेपी का फोकस होगा। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो जो सीटें बीजेपी थोड़े अंतर के साथ में हारी थी, यानी कि जो अंतर था वो उसमें 10,000 या 15,000 के करीब मतदान का जो था वो अंतर था, तो उन सीटों को लेकर विशेष तौर पर मंथन किया जा रहा है। और उन सीटों के लिहाज से क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में अगर चेहरों को जगह दे तो क्या उसका कुछ असर पड़ेगा, इन सभी चीज़ों को भी इसमें देखा जा रहा। तो कह सकते हैं बीजेपी लगातार मंथन कर रही है और इस ओर जुटी हुई है कि 2024 के चुनाव में परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करी जाए। खुद के रिकॉर्ड को तोड़ने की जिम्मेदारी जो है वो संगठन की तरफ से दी गई है। जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका कहना है कि 400 प्लस इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी जो है इस लोकसभा चुनाव में सीटें पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, सभी तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन देखना होगा कौन से वो चेहरे होंगे। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो किन चेहरों पर संगठन और सरकार जो है वो अपना भरोसा जताती है। प्रियम, जानकारी निकल के सामने आ रही है यूपी के कई मंत्री सांसद बनाए जा सकते हैं, और आखिर वो कौन से नाम है जिस पर ये मोहर लग सकती है? देखिए, नामों को लेकर इसलिए थोड़ा सा कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने के अंदर क्या रणनीति बन रही है, किन नामों को चर्चा जो है वो चल रही है या किन नामों को उसमें शामिल किया जाएगा, ये केवल कयासों का एक विषय रह जाते हैं। और जब नाम आते हैं सामने तो वो सबको हैरान करते हैं क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है और इतनी गोपनीय तरीके से उसकी रणनीति बनती है कि उन नामों को लेकर अभी से जो है वो कहना वो थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। जबकि नाम कई चर्चा में हैं, लेकिन वो नाम केवल वो कह सकता हूं मैं पूरे दावे के साथ में केवल हवाई वो दावे हैं। किन चेहरों को जगह मिलेगी या किन चेहरों को लेकर अंदर चर्चा चल रही है, जानकारी किसी के पास नहीं होगी क्योंकि बीजेपी अपनी रणनीति बहुत ही गोपनीय तरीके से जो है वो तैयार करती है और वो जो जानकारी है कहीं से बाहर नहीं आ पाती जब तक बीजेपी या उसका जो शीर्ष नेतृत्व है अंटिल वो खुद से ना उसको डिस्क्लोज करे। तो इसलिए नामों को लेकर कई नाम ऐसे हैं जो चर्चा में चल रहे हैं। सुब्रत पाठक है, इसके अलावा कई अन्य ऐसे सांसद हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा चल रही है। एक खाने में ये भी चर्चा चल रही है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी सांसदों को, यहाँ से उन नामों को हटाया जा सकता है। अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर से सांसद हैं उनका नाम है कि उनको हटाया जा सकता है इस तरीके से। लेकिन असल में क्या अंदर खाने में या बैठक में क्या कुछ चल रहा है, क्या रणनीति संगठन ने तैयार की है, ये किसी को नहीं पता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा और जब नाम डिस्क्लोज होंगे तब ये बात जरूर साफ हो पाएगी कि किन नामों को लेकर चर्चा हुई, किन नामों को मोहर लगाई गई है,
क्या रणनीति अपनाई गई है, क्या समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है, और उसके जरिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी तस्वीर जरूर इस बात को लेकर साफ होगी कि बीजेपी 2024 के लिहाज से जो तैयारी कर रही है वो क्या है, क्या रणनीति बीजेपी ने बनाई है, क्या जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ रणनीति है चूंकि सबसे अधिक सीटें यहाँ पे हैं, इसी तरीके से अन्य स्टेट्स को लेकर भी क्या कुछ उनकी भूमिका रहने वाली है, इन सभी चीजों पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल अभी कह सकते हैं लगातार मंथन चल रहा है हर एक सीट वार। जो प्रियम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की बैठक है, यूपी के कुछ सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से एक खबर निकल के सामने आ रही है। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, एनसीपी ने बागियों पर एक्शन लिया है। एनसीपी अनुशासन समिति ने प्रस्ताव पास किया है, सरकार में शामिल विधायकों को लेकर यह प्रस्ताव पास किया गया है। 9 विधायकों को लेकर आयोग घोषित करने का यह प्रस्ताव पास किया गया है। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, सियासी उलटफेर के बाद बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीपी ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया है। एनसीपी अनुशासन समिति ने प्रस्ताव पास कर दिया है, सरकार में शामिल विधायकों को लेकर यह प्रस्ताव पास किया गया है। 9 विधायकों को लेकर आयोग घोषित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। महाराष्ट्र से सियासी उलटफेर के बाद ये एक जानकारी निकल के सामने आ रही कि 9 विधायकों को लेकर आयोग घोषित करने का जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया गया है। आपको बता दें, कल शिंदे सरकार में 9 विधायक ने एनसीपी के मंत्री पद की शपथ ली है। तो इसको लेकर आज एनसीपी ने बागियों पर अनुशासन समिति ने प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, आयोग घोषित करने का यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एनसीपी ने बागियों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। एनसीपी अनुशासन समिति प्रस्ताव ने ये प्रस्ताव पास कर दिया है, सरकार में शामिल विधायकों को लेकर यह प्रस्ताव पास किया गया है। 9 विधायकों को लेकर 9 विधायकों आयोग घोषित करने का जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो पास कर दिया गया है। एनसीपी ने बागियों पर यह बड़ा एक्शन लिया है। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासी उलटफेर के बाद एनसीपी के बड़ा एक्शन लिया है, सरकार में शामिल विधायकों को लेकर यह प्रस्ताव पास कर दिया गया है। 9 विधायकों ने शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन अब एनसीपी ने 9 विधायकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। तो वही जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनकर आनंद न्यूज रूम फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनकर, 9 विधायकों को लेकर एनसीपी ने बड़ा कदम उठाया है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है अभी? दीक्षा, दर्शकों को बता दें कि एनसीपी ने बागियों पर कड़ा एक्शन लिया है। सबसे पहले एनसीपी ने विधायक शिवाजी राव गर्जे को पार्टी से निकाल दिया। आपको बता दें कि वह विधायक थे और उनपे यह कार्रवाई की गई। उसके बाद एनसीपी ने अकोला के जिला अध्यक्ष विजय देशमुख और मुंबई विभाग के कार्याध्यक्ष नरेंद्र राणे को शपथ कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से उनको भी निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही प्रस्ताव समिति में कुल मिलाकर जिन्होंने कल शपथ लिया, जो 9 मंत्री बने, उनके खिलाफ प्रशासन समिति थी और एक प्रस्ताव पास किया गया कि सभी को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। हालांकि एक तरफ जहां अजीत पवार पार्टी पे अपना दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शरद पवार कर रहे हैं। अब इसमें देखना यह होगा कि क्या इनके प्रस्ताव समिति को क्या वही वैल्यू मिल पाती है, क्योंकि एक तरफ उनका कहना है कि असली एनसीपी हम है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा विधायक है, हमारे पास ज्यादा बहुमत है, हम सरकार में है। दिनकर, 5 जुलाई को एनसीपी की बड़ी बैठक बुलाई गई और इसमें भी विधायकों को एफिडेविट लाने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल, 5 जुलाई को एनसीपी के जो शरद गुट के जो विधायक हैं उनको कहा गया है कि आप इस बैठक में शामिल होइए, जो भी शरद पवार के साथ रहना चाहते हैं, और सभी को एक शपथ पत्र दिया गया है जिसको वो लोग भरेंगे और उसमें एफिडेविट कर लाएंगे कि हम शरद पवार के साथ हैं। दरअसल शरद पवार ये जानना चाहते हैं कि आखिर मेरे साथ कितने विधायक है, क्योंकि शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने यह कहा कि अभी तक बागियों में से किसी ने मेरे पास फोन तक नहीं किया। हालांकि अमोल कोल्हे का ट्वीट हमने देखा कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कल मैं वहां था लेकिन मेरे दिल ने गवाही नहीं दी और मैं शरद पवार जी के साथ आ गया हूं, कल मैं उनके साथ मुलाकात करने जा रहा हूं। लेकिन बड़ी बात यह है कि शरद पवार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि आने वाले 3 महीनों में पूरी पिक्चर बदल जाएगी। जिस तरीके से इस देश में जातिवादी और धर्म को लेकर सरकार काम कर रही है उसको बदलना जरूरी है। हम पार्टी को दोबारा खड़ी करेंगे। दिनकर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शरद पवार ने यह भी कहा कि कुछ पार्टियां जातिवाद के नाम के, धर्म के नाम से सरकार गिराने का काम कर रही हैं, लोगों को अलग कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं उनको लेकर उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि उनको एफिडेविट लाने के लिए कहा गया है और उनको साथ ही ये भी उनको लेकर वहीं इस तरह का ये एक्शन बागियों को लेकर किस तरह के मायने रखता है।
बिल्कुल, जिस तरीके से शरद पवार लगातार अपने बयान रख रहे हैं, कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज जब सतारा में वो पहुंचे तो वहां पे भी भारी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ थे। इस दौरान भी उन्होंने अपना बयान रखा, यानी वो मीडिया से बचते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो अपने आप को कमजोर साबित करना नहीं चाह रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि आज भी शरद पवार की वही हैसियत महाराष्ट्र की राजनीति में है जो वर्षों पहले हुआ करती थी, जो कुछ समय पहले तक थी। आपको बता दें, वो लगातार एक्शन ले रहे हैं। उनका कहना है कि विधायकों के दम पे एनसीपी नहीं थी, एनसीपी शरद पवार के दम पर थी और अभी भी एनसीपी दोबारा खड़ी हो सकती है। उन्होंने जयंत पाटिल को लेकर बोला, उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल अब इसको आगे से लीड करेंगे। सुप्रिया सुले भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जयंत पाटिल के साथ मिलकर आगे काम करेंगे। हालांकि सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अगर अजीत पवार अपना मूड बदले और आए तो हमने हमेशा उनका स्वागत किया है, आगे भी करेंगे। दिनकर, कल शपथ ग्रहण समारोह में एनसीपी के नेता अमोल भी शामिल हुए थे। आज उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं जनता के साथ धोखा नहीं कर सकता और मैं शरद पवार के साथ हूं। जी बिल्कुल, अमोल कोल्हे ने ट्वीट कर बताया कि कल वह कार्यक्रम में मौजूद थे तो उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि ये जनता के वोटों के साथ धोखा है। जिन जनता ने हमें चुना था उनके साथ होने के बावजूद अब दल बदल करना ये हमारे लिए कहीं ना कहीं गलत है। मैं शरद पवार जी के साथ जाना चाहता हूं। वो वापस आए और उन्होंने शरद पवार से मिलने के लिए आग्रह किया है। कल वह मुलाकात करेंगे। वहीं आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर बयान दिया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में टूट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सांसद चिराग पासवान ने भी बड़ा बयान दिया है। उनके संपर्क में कई विधायक और सांसद हैं। अब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू से पहले कांग्रेस के विधायकों में टूट होगी। कांग्रेस के लोग टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सच पूछिए तो दोनों पार्टी की स्थिति के बारे में यदि कंपैरिजन कीजिए तो कांग्रेस के लोग तो तैयार बैठे होंगे, जेडीयू के लोग थोड़ा नीतीश जी का चेहरा भी देख रहे हैं, कितने दिनों तक साथ रहे तो, लेकिन कांग्रेस में कुछ नहीं है। सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। किस दिन क्या हो जाए आप देखिएगा कि संभव यह भी हो सकता है कि जेडीयू से पहले कांग्रेस में ही न खेला हो जाए बिहार में। तो ऐसी स्थिति है, लेकिन हम कोई यह नहीं कह रहे हैं कि उसके लिए हम लोग कोई ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन जो सच है उसकी जो जानकारी मुझको है। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से शिवसेना को तोड़ा है। शिवसेना में आधा दर्जन से अधिक नेता थे जिनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही थी। सभी लोग उनके साथ गए तो अब जांच बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेता के घर छापा पड़ा। वो जैसे ही एनसीपी छोड़कर आए तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। बोला ना, सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से ये पहले शिवसेना को तोड़ा। शिवसेना में आधा दर्जन से अधिक नेता थे जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही थी। सारे लोग गए, अब वो जांच बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेता के यहाँ छापा पड़ा था। अब वो जैसे एनसीपी छोड़ के आए तो मंत्रिमंडल में बंद जगह स्थान मिल गया उनको। कल शपथ लिए बढ़िया से, तो उनका भी पाप धुल गया। जितने नेताओं के नाम गिन लीजिए, वो सारे नेता पहले भाजपा के टारगेट में थे, रोज उसके खिलाफ बयान होता था, लेकिन जैसे भाजपा में गए सब वॉशिंग मशीन में बिल्कुल चकाचक धुल के बाहर आ गए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बोला ना। तो वही इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है। पंजाब की सियासत से बड़ी खबर। 2024 से पहले पंजाब में बीजेपी का बड़ा दांव बदले जा सकते हैं। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। अश्विनी शर्मा की जगह जाखड़ को कमान सौंपी जा सकती है। तो बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब की सियासत से बड़ी खबर। 2024 से पहले पंजाब में बीजेपी का बड़ा दांव बदले जा सकते हैं। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ को कमान सौंपी जा सकती है। उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। अश्विनी शर्मा की जगह जाखड़ को ये कमान सौंपी जा सकती है। तो पंजाब की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है।
अश्विनी शर्मा की जगह जाखड़ को कमान सौंपी जा सकती है। अध्यक्ष पद की सुनील जाखड़ को पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो 2024 को लेकर बीजेपी का यह बड़ा दाव है, बदले जा सकते हैं। पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अश्विनी शर्मा की जगह जाखड़ को कमान सौंपी जा सकती है। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अश्विनी शर्मा की जगह सुनील जाखड़ को कमान सौंपी जा सकती है। पंजाब की सियासत से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़े परिवर्तन निर्देशालय मामले में दिल्ली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजयनाथ, हैदराबाद के उद्यमी अभिषेक बोईपल्ली और विनय बाबू की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। ईडी की ओर से दर्ज धन शोषण के मामले में सभी सह आरोपी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने का विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि मनीष सिसोदिया के पास 18 से ज्यादा मंत्रालय थे, वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। अगर उन्हें जमानत दे दी जाती है तो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित अपने गुरु और दादा गुरुओं को नमन किया। उनकी समाधि स्थल पर जाकर सीएम योगी ने पूजा पाठ किया। उन्होंने उनकी प्रतिमा को तिलक लगाया और आरती की। प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर के भूमिका में अपने गुरुओं को नमन कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने पत्रकारों से भी बातचीत की। मंदिरों में जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं, देवी मंदिरों में हम जाते हैं, मथुरा वृंदावन में जाकर के वहां भी हम दर्शन करते हैं। कहीं भी जाकर के दर्शन इस बात को लेकर करते हैं क्योंकि हम उसके साथ अपनी विरासत को जोड़ते हैं और विरासत के प्रति यह अनुराग हम लोगों को उन संकीर्णताओं से ऊपर उठाता है जो कभी भारत के अंदर मत और पंथ के नाम पर विभाजन के रूप में पैदा करने का प्रयास हुआ था। एक नई प्रेरणा थी समाज को विकृतियों से मुक्त करने और एक नई राह दिखाने का एक मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया और यह प्रेरणा ही था जिसके कारण सनातन धर्म विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सदैव आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। भारत मजबूत हो, यह हर भारतीय के मन में सदैव से सोच रही है और यही सोच तो हमें एक राष्ट्रीयता के साथ जोड़ता है, मजबूती के साथ जोड़ता है। जो लोग गफलत में थे कि भारत आजाद होगा, भारत को कई टुकड़ों में बांट दिया जाएगा या बढ़ जाएगा, वे गफलत के शिकार थे। उधर कानपुर के विद्यु थाना क्षेत्र के गौरसा बकौली गांव में प्रधान पति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। बता दें कि प्रधान पति रविवार देर शाम सब्जी लेने गए थे, जहां अज्ञात हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि गांव के बाहर चक रोड पर प्रधान पति का शव मिला है, जिसके बाद फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड और पुलिस टीम लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। तो कानपुर में प्रधान पति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने हत्या को अंजाम दिया है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुट गए हैं। उधर खबर कन्नौज से, जहां तिलक कार्यक्रम में तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि तमंचा लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही वायरल वीडियो इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के भुजरिया गांव का बताया जा रहा है। तो कन्नौज से तिलक कार्यक्रम का ये तमंचा लहराता युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बेखौफ ये युवक तमंचा लहरा रहा है कार्यक्रम में।
उधर जयपुर में हरियाणा के डिप्टी सीएम की सभा से पहले कोटपुतली में मंच पर लगे बार बालाओं के अश्लील ठुमके। बता दें कि राजनीतिक सभा के मंच पर बार बालाओं का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक तरफ मंच पर बालाएं ठुमके हुए लगाते हुए नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ महफिल का मजा लेती जनता दिखाई दे रही है। साथ ही हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के राजस्थान में पहली जनसभा में आने से पहले उनके समर्थकों ने लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए ऐसा माहौल बनाया। उधर भोपाल में परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह रावत और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय गोटी ने भोपाल की संतो विधानसभा सीटों से उम्मीदवारों की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के सभी विधायक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। तो भोपाल में परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 7 विधानसभा सीटों से उम्मीदवार की घोषणा की है और साथ ही सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।